गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये खास वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने क्लास 10th की तैयारी में लगे हैं और साथ ही साथ आप अभी तैयारी में लगे हैं 11th 12th, और ये दोनों मेजर क्लास हैं और इन सारे क्लास की तैयारी में आप बहुत मेहनत से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो आज आप लोगों के लिए इस तरीके से मदद करेगा कि उसमें अगर आप परसेंटेज जितना लाने का आपका विचार होगा, जो आपका लक्ष्य होगा, उसमें से 5 से 10%, 5 से 8% तो ज़रूर आपको इंक्रीज़ करके देगा, ये आप तय मानिए। और साथ ही साथ ऐसे कई टॉपिक्स पे हम डिस्कशंस करेंगे जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर ना लगे तो आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। जिसमें से सबसे पहली बात ये है कि हम डिस्कशंस ये करने वाले हैं कि एग्ज़ाम टाइम में जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं उससे पहले हमारे अंदर काफ़ी डर होता है। और जो ये वीडियो हम बना रहे हैं इसका मेन पर्पस यही है कि एक टॉपर्स की तरह हम खुद को कैसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर सकें। मतलब हमारा लिखने का तरीका, राइटिंग स्किल जो हो वो टॉपर्स की तरह कैसे हो और हम कैसे खुद को उस तरह प्रेजेंट कर सकें। और आपको हकीकत बताते हैं कि इतने अच्छे टॉपिक्स और इतने सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाइएगा एग्ज़ाम में। सर होता क्या है आपको हम बताते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी ऐसे शिक्षकों से बात करने के बाद हमने और काफ़ी स्टूडेंट से और सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ों के रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं एग्ज़ाम हॉल पहुँचने से पहले। और किस तरह का डाउट्स होता है सर? सबसे पहला ये डाउट्स होता है उन लोगों के मन में, सबसे बड़ा जो फियर है स्टूडेंट्स के अंदर वो ये है कि हमें तो आद ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आद नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें हम लिखने के लिए जाते हैं एग्जाम हॉल में वो भूल ही जाते हैं, तो आखिर वो कैसे हम सही करें। और दूसरा चीज़ है कि चीज़ों को लिखते वक्त कट करने की ज़रूरत आता है, तो वो कैसे हम हैंडल करें, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान यही होता है। और तीसरा चीज़ ये भी आता है कि लिखते वक्त जब हम लिखते हैं चीज़ों को कुछ ऐसा सीक्वेंस में लिखना शुरू करते हैं, ओवर राइटिंग्स हो जाता है, और किस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन हम खुद को कैसे कर पाएँ, किस तरीके से हमारा राइटिंग लिखा होना चाहिए, एक क्वेश्चन का जवाब कितने मार्क्स में आता है और उन मार्क्स को किस तरीके से हमें डिवाइड करना है, सारा चीज़ आपको एक एक तरीके से जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो ये है कि आखिर टॉपर्स लोग एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखते होंगे, टॉपर्स लोग। और उनके एग्ज़ाम को डिस्कस करने से पहले उनके पेपर को हम उनके पेपर पर ही आपको लेकर चलते हैं और आपको डायरेक्ट दिखाते हैं कि आखिर वो किस तरीके से पेपर में अपने को प्रेजेंट कर पाते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट हम उनके टॉपर्स के पेपर पे ही लेके चलते हैं। आप क्लास 12th के हैं, 11th के हैं, 10th के विद्यार्थी हैं, तो ज़रूर देखिए आपके सामने ओपन हो चुका है टॉपर्स की नोट्स, टॉपर्स की पेपर। अब देखिए साथ ही साथ आप देख ही पा रहे होंगे। अब देखते हम ये हैं कि आखिर टॉपर्स किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, क्या उनका प्रेजेंटेशन स्किल होता है, किस स्तर में लिखते हैं और हमसे क्या गलतियां होती है, क्या मिस्टेक्स हम कर जाते हैं जिसके वजह से हमारा राइटिंग स्किल्स सही नहीं होता है। एक सेकेंड, हम कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। देखिए हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन आज हम टॉपर्स के नोट्स के थ्रू हम ये देखेंगे, उनके पेपर के थ्रू से, कि हम अपने को क्या गलती करने से बचा सकते हैं ताकि हमारा परसेंटेज 5%, 10% बढ़ा सके, खुद का 5%, 2%, 4% जो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सके। और गारंटी देता हूं कि आप जब इनको देखिएगा तो ज़रूर से ज़रूर आप इन चीज़ों को सुधार पाइएगा। सबसे पहले देखिए, ये पेपर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है वो यही है, और वो यह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने को आपको पेपर में आता है। सबसे पहले यही आता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिए, पंजीयन वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं कितने बेहतर तरीके से लिखा गया है इस बच्चे के द्वारा। इस पेपर में कितने स्पष्ट तरीके से इसका रोल कोड और इनका रोल नंबर दिख रहा है इस पेपर पे, आप खुद देखिए।
कहीं भी आपको जरा सा भी ओवर राइटिंग नहीं नजर आएगा। क्या है, क्या आप ही देखिए, क्या ओवर राइटिंग इसमें नजर आ रहा है आपको? हम लोगों को इससे यही सीखना है कि जब हमारी बारी आई एग्जाम में, जब हम बैठे हमारे सामने हमारा पेपर हो और हम लिखने जाएं, सबसे पहले इसमें कभी गलती मत करना दोस्त, क्योंकि अगर ये गलती होगा तो आपका पहचान ही यही है, आपकी आइडेंटिटी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इस चीज़ों में गलती हमसे कभी ना हो। उसके बाद नया चीज़ आगे बढ़ते हैं कि ये तो कर ही लेना है, उसके साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट की हम डिस्कस कर रहे हैं वो सोशल साइंस है और क्लास 10th का है। आप लोग अपने सब्जेक्ट के स्तर पे खुद समझ जाइएगा। अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी होंगे, हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से हो सकता है आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, शायद हो सकता है आप 10th के विद्यार्थी हैं। 10th के लिए तो आपको बेनिफिट है क्योंकि ये डायरेक्ट 10th के ही पेपर के एनालिसिस किया जा रहा है। अगर आप साइंस से हैं तो आपको खुद इस चीज़ों को समझना है कि हमें अपना रोल कोड, रोल नंबर और चीज़ों को बढ़िया से लिखना है। आगे चलते हैं कि कुछ चीज़ों को समझते हैं कि आखिर इसके पेपर से। सबसे पहली बात है, ये निर्देश जरूर पढ़िएगा एग्जाम हॉल पहुंचने के बाद कि महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं। पेपर मिलने के बाद एक बार ये ध्यान जरूर रखिएगा कि पूरा पेपर में जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये आपके लिए ही लिखा जाता है। जैसे कि आप खुद देखिए, ये तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा और इससे आगे हम लोग डिस्कशन करते डायरेक्ट जिस मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन और जवाब के ऊपर। देखिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री, सोशल साइंस में इतिहास से रिलेटेड जो सवाल हैं, सबसे पहले हम लोग इनके पहले सवाल पे चलते हैं। आप अगर क्लास 10th के होंगे तो आपको ये सवाल काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ है ये निरंकुशवाद। साथ ही साथ इनके सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को देखना है, इनका राइटिंग स्किल। क्या देखना है हमें? राइटिंग स्किल। दोस्त एक बात याद रखिएगा, एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है और वो कहा जाता है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, वो ये कोटेशन है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम लोग जब पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं ना, उसको उसी से जज करते हैं। अगर कोई अच्छे दिख रहे हैं तो हम सोचते हैं ये बहुत अच्छे होंगे। अगर उनका स्पीकिंग क्वालिटी अच्छा है, बात करने का, समझाने का, देखने का नज़रिया, हर चीज़ें, आज कहा जा सकता है जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए याद रखिएगा, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो खुद आप कितने तेज़ हैं, कितने 30 मार्का हैं, कितने ज्ञानी हैं, इसका कुछ पता नहीं चल पाएगा। यद्यपि अगर आप बढ़िया से प्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाइएगा, इस सवाल का जवाब अगर सही से आप बढ़िया से नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे दोस्त, तो आपकी जानकारी आप तक ही सीमित रह जाएगा और आपको मार्क्स उसी तरीके से मिलेगा जैसा प्रेजेंट कर पाइएगा। इस बच्ची के आप देखिए कितने अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से एक एक शब्दों के बीच में कितना अच्छा से गैपिंग का समझ है और चीज़ों को कितना स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। हमें भी जब लिखने की बारी आए बहुत हिसाब से लिखना है। एक होता है ना कि राइटिंग का मामला कि सर मेरा राइटिंग ही बेड राइटिंग है। क्या है हमारा? बेड राइटिंग। देखिए काफ़ी ऐसे टॉपर्स से हम लोग पता किए और चीज़ों को जाने, काफ़ी एग्जामिनर जो ट्रेंड टीचर जाके एग्जामिन में कॉपी चेक करते हैं उनसे हम लोगों ने डिस्कशंस किया, डायरेक्ट टॉक किए, बात किए, उनसे पूछे क्या सर राइटिंग मायने रखता है क्या किसी भी विद्यार्थी के राइटिंग मायने रखता है? तो उन्होंने क्या कहा पता है? उनका कहना था कि राइटिंग मायने ही नहीं रखता है। तो क्या मायने रखता है? उनका कहना था कि राइटिंग में हमें केवल रीडेबल राइटिंग होना चाहिए। कैसा राइटिंग होना चाहिए? पढ़ने योग्य आपके शब्द और अक्षर होने ही चाहिए ताकि शिक्षक पढ़कर और आपके उत्तर को समझ सके, आपके विचारों को समझ सके और उसके उत्तर में आपको जवाब देकर उन चीज़ों को समझ सके आपके शिक्षक। केवल इतना ध्यान हो, अगर आपका राइटिंग लिखने और समझने के लायक है तो आप बहुत बेहतर हैं, कोई मायने नहीं रखता। बाकी स्पष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है, ये चीज़ें हमें यहाँ से समझ आया। साथ ही साथ कभी कट का इशू आता है, आप खुद ही देखिए हर सवालों को कितना बखूबी तरीके से लिखा गया है। अगर पूछा गया सवाल हमें यहाँ पे, अब देखिए कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। सवाल ये है, तो इस सवाल को जितने वर्ड में लिखने का जो एक कंडीशन है उतने शब्दों का भी एक बहुत बखूबी तरीके से इसमें ध्यान रखा गया है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा।
आपका शब्द ऐसा ना हो किसी छोटे 2 नंबर के सवाल के लिए आप पेपर भर दिए हो 100-150 शब्दों में भर के 200-400 शब्दों में भर के दिए, क्योंकि पेपर खाली है तो भर देते हैं। भाई ये अनावश्यक आप अपनी गलतियां कर रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है इससे। चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें कितने शब्द में किस चीज़ को समेटना है और इसी तरीके से धीरे धीरे आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए इस सवाल में पॉइंट्स का बड़ा ध्यान रखना है। देखिए एक चीज़ बड़ी मायने रखता है, आजकल के जो एक स्मार्ट वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स को, उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स। क्या रखता है मायने? पॉइंट्स। कि आप, एक होता था पहले पैराग्राफ के हिसाब से लिखा जाता था कि बड़े लंबे से जो किताबों में आप लिखे हुए देखते हो ना उस तरीके से, लेकिन अब पैराग्राफ का सिस्टम बहुत कम रह गया है, बहुत लिमिटेड जगहों पे इस तरह का यूज़ किया जाता है और बताएंगे कहाँ पैराग्राफ यूज़ करना है और किस जगह पे पॉइंट्स का उपयोग करना है। देखिए सवाल अगर आपका 5 मार्क्स का है तो इस बात का ध्यान रखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं आपको टारगेट इस पे इतना करना है कि इसमें कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए? 5 पॉइंट्स। जैसे इस सवाल में इस बच्ची ने किया है, सबसे पहला पॉइंट बनाया, देखिए आप, सेकंड पॉइंट बनाया और फिर इसके बाद आगे देखिए थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, 5th पॉइंट। 5 नंबर के सवाल को इन्होंने 5 पॉइंट्स के साथ डील किया है और यही बात हम लोगों को भी करना है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को लिखना है कि किस तरीके से उन्होंने अपना भावना पैदा किया फ्रांसीसी क्रांतियों ने लोगों के बीच में। बस आराम से लेते हैं, लिखना चालू करते हैं, बस जहाँ तक समझ आया लिखते गए, पूरा कॉपी भर दिए, पूरा भर के कॉपी आ गए। हमको लगता है हमने तो फुल लिख दिया, अब फुल लिखे तो मार्क्स तो 5 मिल ही जाएगा। दोस्त जब आप पैराग्राफ टाइप में लिखते हो टीचर भी उतना नहीं पढ़ना चाहते। आप टीचर को क्या पढ़ाओगे? आप ही बताओ, क्या आपसे आप ज़्यादा तेज हो क्या? नहीं, शिक्षक के पास इतना टाइम ही नहीं होता है। वो चीज़ों को बड़े पॉइंटेड जो समझना चाहते हैं। और इसमें भी खास बात एक चीज़ और है और वो यह है कि आप अपने साथ ही एक अंडरलाइन का वर्ड हम आपसे बताते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जब भी इस तरह के जवाब लिखते हो इनके नीचे अंडरलाइन करना कभी नहीं भूलिएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ हो, इंपॉर्टेंट्स हो, हेडिंग्स को जरूर आप अंडरलाइन कीजिएगा। आपको आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप देखिए, अगर पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन बड़ी शानदार तरीके से की है इस बच्चे ने, और ये आपको डायरेक्ट टॉपर्स की मैं दिखा रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता है कि सर हम तो लिख तो रहे हैं लेकिन अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो गया, क्या हो गया? मिस्टेक, तो हम कैसे खुद को कर पाएंगे? वहाँ किस तरीके की गलतियों को कैसे सुधारेंगे लिखते वक्त? हम लोग क्या करते हैं, अगर लिखना है, हमें कुछ भी लिखना है और लिख ही रहे हैं, रामी जबवाय समथिंग चीज़ हम लिख रहे हैं और हमसे गलती हुआ ना, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे काटना शुरू करते हैं, पूरा काटते हैं ताकि टीचर को पता ही नहीं चले कि हम लिखे क्या थे। एकदम सही बात है, आप सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो। लेकिन याद रखिएगा, ये तरीका आपकी गलती को छुपाता नहीं है, आपकी गलती को और बढ़ा देता है और ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसके लिए आपको किस तरीके से चीज़ों को कट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, टॉपर ही की कॉपी में देखिए किस तरीके की यूज़ किया गया है। ये के समझिए, यहाँ सभी अपने के लिए स्वतंत्रता चाहने लगे, यहाँ के गलत था, इसके लिए बच्ची ने बड़ी आराम से केवल एक लाइन चलाया और चीज़ों को कट कर दिया। वो कर सकती थी हम लोग जैसा, ऐसे काट सकती थी। देखिए कितना खराब लगता है देखने को। विद्यार्थियों, आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, गलती होने पर इस चीज़ गलती कभी मत कीजिएगा, बड़ी आराम से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। अगर कुछ भी लिखते हैं, अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश से, बस एक सिंपल पेन चलाना है, कुछ नहीं करना है। एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि आपने क्या गलतियाँ हुई। नेक्स्ट चीज़ें ऐसे ही हम डिस्कस करते चलते हैं और आप पूरी पेपर को देखिए कितने स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। और कुछ अगर ऐसा मिलता है फिर और मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी बच्ची के द्वारा कुछ गलती हुआ, बच्चियों के द्वारा अथवा स्टूडेंट्स के द्वारा। उन्होंने क्या किया, केवल एक सिंपल पेन चला दिया और चीज़ों को ये बता दिया कि ये मिस्टेक्स हो चुका है। हम लोग इसको बहुत अलग तरीके से काटते हैं, ये हम लोग को कभी नहीं करना है। साथ ही साथ आगे हम लोग चलते हैं। फिर देखिए, ये भी मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये अर्थव्यवस्था गलत लिखी थी,
इसको कितना आराम से एक बार पेन चलाया, वन कट इसको कहा जाता है, और यही आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है। और हम लोगों का गलती होता है कि हम उसमें एकदम बस पेन चलाए जा रहे हैं, और यही हमारी मिस्टेक है। इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, और पॉइंट का ध्यान रखिएगा। और आपको और चीज़ें बताएंगे, पहले पेपर तो ख़त्म होने दीजिए और देखते जाइए। मेन चीज़ ये राइटिंग में पॉइंट्स का तो बात हो चुका है कि पॉइंट को कैसे एडजस्ट करना है, और कुछ अगर आप देखते जाइए सारे सवाल को कितने अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट डिनोट किया है, आराम से सारे पॉइंट को डील किया है, क्वेश्चन को समझने के बाद उसके हिसाब से फ्रेमिंग किया हुआ है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही नहीं है, उसको कैसे लिखना है, हाउ इज पॉसिबल। सोचो अगर कोई सवाल हमें आता ही नहीं है, लेकिन उस सवाल को हम एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आज पूल एनालिसिस के साथ। सारे सवाल को देखिए, इसमें मैप के द्वारा हमें कुछ बताना है, लंदन और यूरोप, ये दो क्षेत्रों को मैप के द्वारा डिस्कशन करना है। आपको मैप पे दिखाना था, कितने आराम से इस बच्ची ने लंदन और यूरोप को दिखाया। और साथ ही साथ आगे हम लोग 1 नंबर के सवाल जो होते हैं भूगोल पे, आप देखिए कितने आराम से इन्होंने लिख दिया है, सब चीज़ों को डिस्कशन किया हुआ है। और ये टॉपर्स लोग जो होते हैं ना, कोई खास नहीं होते हैं, हम लोगों के थ्रू से ही, हम लोग जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क है कि हम कुछ चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं और टॉपर्स कुछ अलग ढंग से करते हैं। देखिए हम बार बार बोल रहे थे, अंडरलाइन का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे वायु प्रदूषण लिखने के बाद इस बच्ची ने यहाँ पे अंडरलाइन किया, यही करना है, इसको हेडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेडिंग। और हेडिंग को अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो टीचर खुद देखेगा कि पहला पॉइंट इनका है वायु प्रदूषण, इसके बारे में आपने जो भी चीज़ें लिखा, 1-2 लाइन आपने आराम से लिखा, उसके बाद फिर आपका दूसरा पॉइंट आया जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण लिखने के बाद फिर इसके सारे चीज़ों को आपने व्याख्या किया, और इस तरीके से धीरे धीरे आपका पॉइंट बनता जाता है और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन बन जाता है। ध्वनि प्रदूषण, और इस तरीके का हम लोगों को भी प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में, आप सब ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से लिखना है। मैं आपको आगे और भी चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ, ये देखते जाइए। अर्थव्यवस्था को लेकर आर्थिक इकोनॉमिक्स के सवाल हैं, और इस तरीके से हमको लगता है कि हम लोग अगर करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स को हम लोग ऑब्टेन कर पाएंगे। और मैप के ऊपर भी चीज़ों को डिस्कस करना है। देखिए गलती तो यहाँ भी बच्ची से हुई, आप खुद देखिए, थार का मरुस्थल और पूर्वी तटीय मैदान बड़ी इजी तरीके से इन्होंने काटा है बिना ओवर राइटिंग किए हुए। इसीलिए हम लोग से भी जब अगर गलती होता है एग्जाम हॉल में, तो उसको इस तरीके से नहीं काटना है कि बहुत ख़राब लगे, हिसाब से उसको कट करना है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हम लोग भी अपने क्लास में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। जिस सवाल का जितना जवाब देना है, एक सवाल 1 नंबर के सवाल को बड़ी हिसाब से उतना ही सटीक तरीके से जवाब देता है। और देखिए हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, ये चीज़ें लिखा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच में इस सेंटेंस में एक चीज़ महत्वपूर्ण था, वुमेन्स, महिलाएं, उनको स्टूडेंट्स ने क्या किया? अंडरलाइन किया। हम लोगों को भी यही करना है। जब सवाल आता है जिसमें लगता है कि जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए। जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं पेपर, वो कुछ नहीं देखते, सिंपल देखते हैं अंडरलाइन, और इसको जब टिक मारते हैं और आगे निकल जाते हैं और मार्क्स आपको मिल जाता है। फिर ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के हर जगह पे इसी तरीके से किया हुआ है। और इसमें से काफ़ी ऐसे सवाल होंगे जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, और कुछ ऐसे डिस्कशंस भी करेंगे कि आखिर जब हमें कुछ पता ही ना हो तो उन सवालों को कैसे हम डील कर पाएंगे। सिंपल है, 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारा वही किए हुए हैं और बड़ी स्पष्ट तरीके से लिखा। देखिए मताधिकार, लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, मताधिकार, सब चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए उन्होंने प्रेजेंट किया है। फिर इकोनॉमिक्स के ऊपर चलते हैं और इस तरीके से उन्होंने पूरे पेपर को हिसाब से 1 बाय 1 लिखे हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम लोगों के मन में हमेशा रहता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर सर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें आता तो नहीं है, तो हम क्या करें? उस सवाल को छोड़ दें या फिर उसको पूरा करें? देखिए जो टॉपर्स होते हैं उनके ट्रिक्स क्या होते हैं और उनके स्ट्रेटजी क्या होता है, और जो एवरेज स्टूडेंट्स होता है वो क्या करता है? एवरेज कहता है यार मैंने तो 6-7 क्वेश्चन तो बना लिया, एक ही क्वेश्चन है जो नहीं जानते, चलो इसको छोड़ो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। टॉपर्स क्या कहता है कि नहीं, हमें ये भी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कैसे इसको हम अपने आप में कर पाएंगे?
तो मान लेते एक सवाल अगर पूछा गया है किसी भी टॉपिक से, अगर मान लेते एग्जाम्पल के लिए फ्रांसीसी क्रांति से ही सवाल पूछा गया है, ठीक, तो टॉपर्स क्या करते हैं कि उसके बारे में उनको पता नहीं है तो सिंपल वो रिकॉल करना चालू करेंगे। रिकॉल मतलब, और ये आपको लास्ट में बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको शुरू में वही क्वेश्चंस को टच करना है जो हमको आता ही नहीं है। जो नहीं आता है उसको साइड में छोड़िए और जो आता है उसको पहले फिलअप कीजिए। और सबसे पहले जो उन सवालों को जो हमें नहीं आता है उसको कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले रिकॉल कीजिए उस क्वेश्चंस के बारे में। रिकॉल करने के बाद आप ये ध्यान कीजिए कि ये किस चैप्टर का सवाल है, किस चैप्टर का सवाल है। जब आपको ये पता चल जाए वो ये चैप्टर नंबर 1 का है, चैप्टर 2 का है, जिसमें पूछा जाता है फ्रांसीसी क्रांति, मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, एल्किन एल्काइन के बारे में, या तो पूछा जाता है हमारे 12th के फ्रांसीसी 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है। ये सब चीज़ों के जब बारे में आपको पता चलेगा तो चैप्टर को एनालाइज कीजिए। चैप्टर जब मिल जाए तो थोड़ा सा टॉपिक के बारे में सोच के देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया उससे रिलेटेड आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए। और जब आपको चैप्टर के बारे में कुछ पता चलेगा, टॉपिक के बारे में कुछ पता चलेगा ना, तो आप लिखना शुरू कीजिए जो आपको समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द की चीजें। जरूरी नहीं कि उसको पॉइंट में लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो चीज आप नहीं जानते हैं उनको पैराग्राफ में लिखिएगा, क्योंकि पैराग्राफ में टीचर्स पढ़ना भी ज़्यादा नहीं चाहते हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको ज़्यादा लगता है सटीक जा रहा है क्वेश्चन की ओर सवाल के अनुसार, उसको अंडरलाइन कीजिए। और जब अंडरलाइन कीजिएगा टीचर उनको देखकर आगे निकलेंगे और आपको मार्क्स दे के जाएगा। जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और जो छूट रहा था, आपको मिनिमम 3 से 2 मार्क्स मिल ही जाएगा। और याद रखिएगा एग्जाम में 0.5 मार्क्स भी मायने रखता है, 1 से 2 नंबर तो बाद की बात है। इसलिए भूल कर भी इस चीज़ को, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्लान तो कभी भी नहीं बनाइएगा। छोड़ना ही नहीं है कोई सवाल, इस चीज़ को पहले लेके चलिएगा। और इसमें हम आगे एक चीज़ और आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, वो सारी विद्याकुलम ट्यूटोरियल की ओर से। तो दोस्तों, आप सब अगर क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप सबों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन अगर कुछ है तो जमुआ में उपस्थित विद्याकुलम ट्यूटोरियल, जो हम लोग आप सभी विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने में सहयोग करते हैं। अगर आप सब साइंस बैकग्राउंड से आगे बढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड को लेकर आगे अपने करियर को देखते हैं, तो हम लोग आपको इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी करवाते हैं और एकदम फुल ट्रेन टीचर आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाया जाता है। आप यहाँ कर एक बार मिलिए और मिलने के बाद यहाँ के सिस्टम को समझिए, साथ ही साथ आप डेमो क्लास भी लेकर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आने के बाद ज्वाइन ही करना है, क्लास ही लेना शुरू करना, नहीं, आइए देखिए, यहाँ के टीचरों को समझिए, यहाँ के करिकुलम को समझिए और फिर आप हमारे क्लास में डेमो भी लीजिए, देखिए चीज़ों को किस तरीके से आपको समझ आ रहा है। और मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ की संस्था और इस जितने डेडिकेटेड हैं यहाँ के फाउंडर, काफ़ी बेहतर तरीके से विद्यार्थियों की करियर को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके सपनों तक पहुँचाने के लिए डेडिकेटेड हैं। और हम सब समर्पित हैं आपकी सफलता के लिए। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, यही इस इंस्टीट्यूट की एक ध्येय है। आगे फिर चलते हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। और ये रहा अपने टॉपर सारे। देखिए, अब मैं ये नहीं कह सकता कि एनालिसिस में कि आप एक एक क्वेश्चन को पढ़िए सर और क्वेश्चन को ही डिस्कस कीजिए, वो क्वेश्चन एनालिसिस हो जाएगा। मैं आपको केवल यहाँ पे पेपर्स में लिखे हुए प्रेजेंटेशन को डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें लिखना है वो तो आप पिछले साल भर से पढ़ रहे हैं, हम वो आपको नहीं पढ़ा सकते अभी। आपको वो तो पता है कंटेंट, लेकिन कैसे लिखना है ये आपको, ये हम भूमिका निभाएगा आपके एग्ज़ाम के टाइम में। और ये रहा आपका, हमें लगता है कि अब ये सवाल आखिरी की ओर है, तो ये रहा कुछ चीज़ें, ध्यान रखिएगा आप। और इसमें से कुछ चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारे पूरे सिस्टम का। और जो आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप सब क्लास 10th में है तो जरूर आप विद्याकुलम ट्यूटोरियल से आकर एक बार डिस्कस कीजिए, बात कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और ज़रूर हमारी संस्था से जुड़िए। आप लोगों की करियर की शुभकामनाएं करते हैं हम लोग, और साथ ही साथ इन्हीं चीज़ों के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। फिर आप लोग पढ़िए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को तैयारी कीजिए। धन्यवाद। नीचे वाला